हेलो दोस्तों, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। मगर आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके अपना कुछ ज्ञान बढ़ा सके और मेडिकल एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जाता है। इन ह्यूमंस ब्लड passes फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट ड्यू टू। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे। इन ह्यूमंस ब्लड passes फ्रॉम द पोस्ट कैवल। पोस्ट कैवल यानी कि आप जान रहे हो दैट इज पोस्टीरियर वेना कावा यानी कि इंफीरियर वेना कावा, है ना, जो लोअर बॉडी से ब्लड को, है ना, कहाँ लेकर जाता है, राइट एट्रियम में। तो आप जान रहे हो कि राइट एट्रियम में दो वेना कावा खुलते हैं। एक आप जान रहे हो प्री कैवल जिसे हम लोग कहते हैं, जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, और पोस्ट कैवल जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देता है। तो इन ह्यूमंस ब्लड passes फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम। डायस्टोलिक कहने का मतलब है रिलैक्स्ड। आपको पता है कि सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स। तो राइट एट्रियम जब रिलैक्स हो रहा है और ब्लड जो है पोस्ट कैवल से राइट एट्रियम में जा रहा है हार्ट के, ड्यू टू किसकी वजह से, पुशिंग ओपन ऑफ द वेनस वेल्व्स, ऑप्शन बी suction pull, option C stimulation of sino-auricular node, option D pressure difference between the caval and the atrium। जल्दी से बताइए आप क्या देख रहे हैं। इन ह्यूमंस ब्लड passes फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू पुशिंग ओपन ऑफ द वेनस वल्व। वेनस वल्व के ओपन होने की वजह से ये जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी ये पहुंच रहा है, लोअर बॉडी से आपके हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंच रहा है। तो ये किसकी वजह से पहुंच रहा है, पुशिंग ओपन ऑफ द वेनस वेल्व, सक्शन पुल की वजह से, स्टिमुलेशन ऑफ द साइनो ऑरिक्यूलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड यानी ऐसे नोड के स्टिमुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कैवल एंड द एट्रियम। तो जल्दी से बताइए इसके पीछे क्या कारण है। तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कैवल एंड द एट्रियम। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ब्लड का जो फ्लो होता है इन ब्लड वेसल्स, इट इज ऑलवेज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, सो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कैवल एंड द एट्रियम resulting blood passes from the post caval to the diastolic right atrium। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन से फॉलोइंग आइटम्स में करेक्ट टोटल नंबर उसका बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस इज 4, एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन इज 16, टाइप्स ऑफ डायबिटीज 3, सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमंस 8। जल्दी से बताइए कि सही जवाब क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर। फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस इज 4, एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन इज 16, टाइप्स ऑफ डायबिटीज 3, सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमंस इज 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस इज 4। तो आप देखेंगे वी हैव 2 पेयर्स ऑफ रिब्स out of 24 we have 2 pairs of ribs which are floating, that means not joined to the sternum। okay, तो sternum में ये joint नहीं होता है और ये floating ribs रहते हैं जिनकी संख्या टोटल 4 है, 2 पेयर होती हैं, है ना, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, और किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन इज 16, जो कि गलत है। आपको पता है कि 20 एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन। टाइप्स ऑफ डायबिटीज यहाँ 3 दिया हुआ है, जबकि आपको पता है कि 2 तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन इज 8, ये भी गलत है। आपको पता है कि सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन इज 7,
है ना। तो चाहे आप देखते हो कि मैमल के केस में हमेशा हम लोग देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो 7 ही होता है, ह्यूमन के केस में भी ये 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में क्या होता है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, is membrane bound and contains water and excretory substance, lacks membrane and contains air, lacks membrane and contains water and excretory substances। जल्दी से बताइए वैक्यूल के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। Is membrane bound and contains storage protein and lipids, is membrane bound and contains water and excretory substances, lacks membrane and contains air, lacks membrane and contains water and excretory substances। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड। आपको पता है वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंड है एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। नेक्स्ट, according to CPCB that means सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। तो इसका भी फुल फॉर्म आप बिल्कुल याद रखें, सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड। which particulate size in diameter in micrometer of the air pollutant is responsible for greatest harm to human health। तो आपको बताना है कि according to central pollution of control board, which particulate size in diameter in micrometer of the air pollutant is responsible for greatest harm to human health। ह्यूमन हेल्थ के लिए इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट का साइज जो है जो कि माइक्रोमीटर में दिया हुआ है दैट कॉजेस ग्रेटेस्ट हार्म। 2.5 और लेस, 1.5 और लेस, 1.0 और लेस, और बिटवीन दी 5.2 और 2.5। जल्दी से बताइए कि कौन सा पार्टिकुलेट का साइज जो कि माइक्रोमीटर में यहाँ दिया है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ये ग्रेटेस्ट हार्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2.5 और लेस। हमेशा याद रखिए 2.5 और लेस कॉजेस ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ। आपको बताना है कि ह्यूमन इंसुलिन जिसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया गया फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ। ऑप्शन ए इस्चरिचिया, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी सैक्रोमाइसीस। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इस्चरिचिया यानी ई कोलाई। आपको पता है कि एली लिली कंपनी ने 1983 में इंसुलिन, है ना, आप देखते हो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया और जिसके लिए उन्होंने ट्रांसजेनिक स्पीसीज में ये कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया वो था ई कोलाई यानी इस्चरिचिया कोलाई। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इज। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कई सारे प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा हुआ है और ये आप लोगों का एक तरह से समझिए तो रिवीजन है, तो ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इज ऑप्शन ए मैलोनेट, ऑप्शन बी ऑक्सैलोएसीटेट, ऑप्शन सी अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड ऑप्शन डी मैलेट। जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो इस एंजाइम का है वो कौन सा है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का। ऑप्शन ए मैलोनेट, ऑप्शन बी ऑक्सैलोएसीटेट, ऑप्शन सी अल्फा कीटोग्लूटरेट, ऑप्शन डी मैलेट। जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैलोनेट। तो मैलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ विच एंजाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। याद रखिए बैक्टीरिया से होने वाला जो लीफ ब्लाइट है राइस में, है ना, राइस प्लांट में जो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ। आपको बताना है कि ये किस स्पीसीज की वजह से होता है। ऑप्शन ए ज़ैंथोमोनास, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी अल्टरनेरिया, ऑप्शन डी इरविनिया। जल्दी से बताइए। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ ज़ैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, अल्टरनेरिया और इरविनिया।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ज़ैंथोमोनास। तो ये आपको लर्न रखना चाहिए कि राइस में जो कि बहुत कॉमन है लीफ ब्लाइट। ओके, लीफ ब्लाइट इज द वेरी वेरी कॉमन डिजीज ऑफ राइस जिससे किसान परेशान रहते हैं। और लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जो है जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास ओरिजी। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड। याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए कि आपको इनकरेक्ट वाला बताना है तो उसको तुरंत अंडरलाइन कर ले। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट इट। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन से नाइट्रोजिनस बेस जो है न्यूक्लिक एसिड के रॉन्गली मैच्ड हैं अपने कैटेगरी से। ऑप्शन ए थाइमीन और यूरासिल, इनका कैटेगरी दिया गया है पायरिमिडीन। ऑप्शन बी यूरासिल एंड साइटोसिन, कैटेगरी दिया गया है पायरिमिडीन। ऑप्शन सी गुआनिन एंड एडेनिन, दिया गया है प्यूरिन। एंड ऑप्शन डी एडेनिन एंड थाइमीन, और इनका कैटेगरी दिया गया है प्यूरिन। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। थाइमीन और यूरासिल क्या पायरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस है? यूरासिल और साइटोसिन क्या पायरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस है? गुआनिन और एडेनिन प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है? एडेनिन और थाइमीन ये दोनों प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है। तो इनमें से आपको गलत बताना है कि कौन सा इसमें रॉन्गली मैच्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडेनिन थाइमीन प्यूरिन। आपको याद रखना है पायरिमिडीन के लिए 3 नाइट्रोजिनस बेस, और उसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कट, पायरी कट, साइटोसिन यूरासिल थाइमीन। और प्यूरिन के लिए आपको याद रखना है सिल्वर, यानी एडेनिन गुआनिन, प्योर सिल्वर, एडेनिन गुआनिन। कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। मैन का इनमें से कौन सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है? ऑप्शन ए चिंपैंजी, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी ओरंगुटन, ऑप्शन डी गिबन। जल्दी से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटन, गिबन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चिंपैंजी। यस, आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बैंडिंग पैटर्न क्रोमोसोम नंबर 3 एंड क्रोमोसोम नंबर 6 आर रिमार्केबली सिमिलर टू दैट ऑफ द चिंपैंजी। तो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 6 ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। किसके क्रोमोसोम के? चिंपैंजी के क्रोमोसोम्स के, जो क्या बताता है? कॉमन ओरिजिन को बताता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव इनमें से कौन है मैन का? चिंपैंजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज। लिविंग बीइंग में जितने भी डाइवर्सिटी हो रहे हैं उसका खास कारण क्या है? म्यूटेशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस। जल्दी से बताइए। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज म्यूटेशन, long term evolutionary changes, gradual changes, short term evolutionary changes। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेजुअल चेंजेस। क्लियर है? इवोल्यूशन का मतलब ही होता है ग्रेजुअल चेंज। ओके, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज या शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंज की वजह से डाइवर्सिटी नहीं होता। म्यूटेशन दैट मीन्स द सडन चेंज, तो सडन चेंज की वजह से भी डाइवर्सिटी नहीं होता। ये चेंज ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे हो बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन एंड बिकॉज ऑफ द सेवरल फैक्टर्स। तो याद रखना है रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग is because of the gradual change। ओके, तो ग्रेजुअल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, ग्रेजुअल चेंज ऑफ जीन, ये सब कुछ आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमेशा धीरे धीरे होने वाला चेंज, चाहे वो किसी भी चीज में हो, धीरे धीरे होने वाला चेंज। तो आई होप आज के प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चंस में से आपका मैक्सिमम मार्क्स आया हो, और अगर नहीं भी आया हो बच्चों तो पढ़ाई करें, क्योंकि मेडिकल के एग्जाम्स के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, बाय।